अस्सलाम स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन ऑन द बेसिस ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। हमारा मेन मकसद जो है हाइड्रोजन जो है तो हाइड्रोजन की एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है। किस मॉडल की बेस के ऊपर? बोहर एटॉमिक मॉडल के बेस के ऊपर। लेकिन बोहर एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन करने से पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जे जे थॉमसन मॉडल को। जे जे थॉमसन मॉडल। जे जे थॉमसन मॉडल के बाद हमने डिस्कस करना है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। यहां पर हम डिस्कस करेंगे इसके बाद रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बाद हम फिर अपने टॉपिक की तरफ आएंगे, फिर वहां पर हम डिस्कस करेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल। अब क्वेश्चन ये है कि अगर जे जे थॉमसन ने मॉडल दिया था तो फिर रदरफोर्ड और बोहर एटॉमिक मॉडल इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी? जे जे थॉमसन ने जो मॉडल दिया था तो उसमें कुछ assumptions थे, कुछ पॉइंट ऐसे थे जो कि क्लियर नहीं थे, उनको रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किया। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में कुछ डेफिशिएंसी थी, कुछ कमी पाई जाती थी। फिर इस मॉडल को बाद में बोहर एटॉमिक मॉडल ने एक्सप्लेन किया। बोहर ने एक मॉडल दिया था तो उसने फिर इन assumptions को एक्सप्लेन किया। तो पहले हम बात करते हैं जे जे थॉमसन मॉडल। तो यहां पर जस्ट हम फीचर जे जे थॉमसन मॉडल ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, इन एक्सपेरिमेंट के बेस पर हम इसके डिफरेंट फीचर जो हैं तो इनको एक्सप्लेन करेंगे। तो इसका फर्स्ट फीचर ये है कि एटम इज अ स्फेरिकल शेप, कि एटम जो होगा, कोई भी एटम तो एटम स्फेरिकल शेप में होगा। लेट्स सपोज अगर ये हमारे पास कोई भी एटम है तो ये एटम क्या होगा? एटम स्फेरिकल शेप में होगा। सेकंड फीचर इसका ये आ रहा है कि mass of the atom is uniformly distributed, कि अगर ये कोई भी हमारे इसके जे जे थॉमसन मॉडल की बेस पर अगर ये हमारे पास एटम आ रहा है तो इस एटम्स का जो mass होगा, m जो आएगा इसका mass, तो इसका mass यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। मींस कि यहां पर जितना इस पॉइंट पर जितना mass आ रहा है उतना ही mass इस पॉइंट पर, यहां पर जितना mass होगा उतना ही mass इस पॉइंट पर, तो थ्रू आउट इसका mass क्या होगा? सेम होगा। तो ये क्या था? जे जे थॉमसन मॉडल। अगर इसका mass यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर mass यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो फिर हम यहां पर ये कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू जे जे थॉमसन मॉडल एटम कंसिस्ट ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी, कि ये जो एटम होगा कि इसका mass ही अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसकी डेंसिटी भी जो होगी तो ये यूनिफॉर्म डेंसिटी। अगर ऐसा हो कि इस रीजन इसको ऐसे डिवाइड कर लें कि लेट्स सपोज अगर हम ऐसे कहें कि इस रीजन में इसका mass ज्यादा है और ये रीजन यहाँ पर इसका mass कम आ रहा है, तो फिर यहाँ पर इसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी। लेकिन थ्रू आउट इसका mass क्या आ रहा है? सेम mass आ रहा है। जब थ्रू आउट इसका mass सेम होगा तो यहाँ पर जे जे थॉमसन ने ये कहा कि इसकी डेंसिटी जो होगी तो ये यूनिफॉर्म डेंसिटी होगी। अब अगर यूनिफॉर्म डेंसिटी है तो फिर हम ये कहते हैं कि लेट्स सपोज अगर हम इसमें ये कहते हैं कि ये वाले जगह जो है तो इस एटम में क्या है? एम्प्टी है। जब ये जगह अगर यहां से एम्प्टी होगी तो फिर हम ये कहेंगे कि इस पर कोई भी मैस नहीं होगा, इस रीजन में कोई भी मैस नहीं होगा। जब इस रीजन में कोई भी मैस नहीं होगा तो फिर तो इसने जो पोस्टुलेट दिए, जो इसके फीचर थे कि यूनिफॉर्म डेंसिटी, मैस ऑफ द एटम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो फिर ये क्या होंगे? फिर ये गलत होंगे। तो फिर जे जे थॉमसन ने ये कहा था कि एटम में कोई जगह खाली नहीं होती, देयर इज नो एम्प्टी स्पेस इन अ एटम, कि एटम में कोई जगह भी होगी तो ये एम्प्टी स्पेस नहीं होगी। उसके बाद इसने जे जे थॉमसन ने ये कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे तो इन इलेक्ट्रॉन की मोशन जो होगी तो ये वाइब्रेटरी मोशंस होगी। तो वाइब्रेटरी मोशंस कैसे? कि इनकी मेन पोजीशन जो होगी तो इसके अलोंग इनकी वाइब्रेटरी मोशंस होगी। वाइब्रेटरी मोशंस हमारे पास कौन सी आ रही है? अगर ये लें स्ट्रिंग का केस,
यहां पर एक स्ट्रिंग लें इस या रिजिड कोई भी रिजिड सपोर्ट लें, इसके साथ एंड पर एक स्प्रिंग अटैच करें और इस स्प्रिंग के साथ यहां पर कोई भी मेश अटैच कर लें। ये मेश है। जब इस मेश के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, यहां पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो यही जो मेश होगा तो अपनी मेन पोजीशन, जो इसकी मेन पोजीशंस आ रही है, तो इस मेन पोजीशंस के अलांग ये क्या करेगा, वाइब्रेशन स्टार्ट कर देगा। तो ये जे थॉमसन मॉडल, तो इसके ये डिफरेंट फीचर आ रहे थे। इन फीचर को एक्सप्लेन, इसमें कुछ कमी आ रही थी, बहुत सारी कमी थी इन फीचर में, तो इनको एक्सप्लेन किया बाद में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को यहां पर देखते हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ये है कि रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इसका एक्सपेरिमेंट ये था कि एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये कोई भी सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, कोई भी सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, इस अल्फा पार्टिकल के सोर्स के पाथ में यहां पर कोई भी एक शीट प्लेस की, और ये शीट जो है थिन गोल्ड, इसे फॉयल भी हम कह सकते हैं, और इसके सराउंडिंग में यहां पर एक स्क्रीन प्लेस की। अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज था। यहां पर ये देखा कि जब अल्फा पार्टिकल को इसके ऊपर शीट के ऊपर थिन गोल्ड फॉयल के ऊपर बम्बार्ड किया, तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल यहां से, इसमें से कुछ अल्फा पार्टिकल पास हो गए, कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे डेविएट हो गए, और कुछ अल्फा पार्टिकल इसके साथ स्ट्राइक करने से कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे रिफ्लेक्ट हो गए। अब ये कहा कि इन्हें, ये जो रिजल्ट थे इसके, तो इनके रिजल्ट को ऐसे एक्सप्लेन किया कि एटम जो होगा, तो एटम का जो सेंटर होगा, तो सेंटर क्या होगा, हैवी पॉजिटिव चार्ज। एटम का सेंटर पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसकी वजह से कुछ अल्फा पार्टिकल यहां से क्या हो रहे हैं, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो इसको हम ये कहेंगे ऐसे, द एटम कंसिस्ट ऑफ अ हेवी पॉजिटिवली चार्ज रीजन नोन एज न्यूक्लियस। जो पॉजिटिवली चार्ज रीजन होगी, तो उसको न्यूक्लियस का नाम दिया। ये हमारे पास एटम आ रहे, अगर ये एटम है, तो इसमें एक रीजन ऐसी होगी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब फिर इसी ने ये बताया कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज होगा, तो ये कहां पर सिचुएटेड होगा, ये सिचुएटेड होगा एट द सेंटर ऑफ एटम। तो ये हमारे पास सेंटर आ रहा है, तो सेंटर के ऊपर यहां पर। अब अगर इसकी जे थॉमसन मॉडल की तरफ आए, तो जे थॉमसन मॉडल ये था कि ये क्या होगा, यूनिफॉर्म स्फीयर, लेकिन इसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इस तरीके से ये क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। लेकिन इसने ये कहा कि एटम जो होगा, तो एटम क्या होगा, तो इसका सेंटर जो होगा पॉजिटिवली चार्ज होगा, जो कि सिचुएटेड होगा एट द सेंटर ऑफ एटम। तो ये एटम का सेंटर आ रहा है, और इसी को फिर इसने नाम दिया कि ये न्यूक्लियस होगा, एटम ऑफ द न्यूक्लियस। तो फिर इसने ये कहा रदरफोर्ड ने कि न्यूक्लियस होगा, तो न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। फिर इसने ये कहा कि रदरफोर्ड ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड अ न्यूक्लियस, कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड अ न्यूक्लियस, इसके गिर्द यहां पर इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे न्यूक्लियस के गिर्द क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहे हैं, तो रिवॉल्व करते हुए इनकी कुछ वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी कौन सी होगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी। अब उसी टेंजेंशियल वेलोसिटी की वजह से यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस होगी, और यहां पर इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन और ये इनके दरमियान आपस में क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के दरमियान क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाएगी। तो इस वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहा जाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी, बैलेंस करेंगी।
जैसे अब यहां पर देखें तो ये जो फीचर आ रहे थे हैवी पॉजिटिव चार्ज, तो जे थॉमसन मॉडल ने एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ने एक्सप्लेन कर दिया। फिर ये कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, तो इसको जे थॉमसन ने नहीं एक्सप्लेन किया, लेकिन रदरफोर्ड ने इसको एक्सप्लेन किया। यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसके दरमियान जो फोर्स होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इसको भी जे थॉमसन ने एक्सप्लेन नहीं किया, रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन रदरफोर्ड का जो मॉडल था, तो देखें इसने ये कहा ये तो ठीक है हैवी पॉजिटिव चार्ज, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि एटम जो है, तो एटम्स में कुछ जगह जो होगी ये एम्प्टी, ठीक है। यहां पर इसने ये बताया था सॉरी कि जो इलेक्ट्रॉन यहां से पास, अल्फा पार्टिकल पास हो रहे थे, तो इसका मतलब ये था कि एटम जो होगा, तो एटम में बहुत सारी जगह जो होगी एम्प्टी, इस एम्प्टी होने की वजह से ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल यहां से क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। इसका दुख बता दिया। लेकिन फिर इसने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द किस पाथ में रिवॉल्व करेंगे, पाथ को एक्सप्लेन नहीं किया। तो इन सब पॉइंट को बाद में फिर एक्सप्लेन किया बोहर्स मॉडल ने। अब आ जाते हैं हम अपने मॉडल बोहर्स मॉडल की तरफ। तो ये स्टूडेंट्स, यहां पर हम अब डिस्कस करते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल ने क्या एक्सप्लेन किया, किस वजह से? अभी हमने यहां पर डिस्कस किया था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ये था कि इलेक्ट्रॉन जो है, तो न्यूक्लियस के गिर्द क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, एटम जो होगा उसमें एम्प्टी स्पेस होगी। इसके साथ साथ इसने ये बताया कि जो एटम होगा, तो उसका न्यूक्लियस जो होगा पॉजिटिवली चार्ज होगा, और जो कि सिचुएटेड होगा एट द सेंटर ऑफ एटम्स। लेकिन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के कुछ ड्रॉबैक थे। इसके ड्रॉबैक क्या थे, इन ड्रॉबैक को देखते हैं। कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट, अगर कोई एटम है, लेट्स सपोज ये हम एटम लेते हैं, तो इस एटम में यहां पर ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट आ रहे हैं, अप टू सो ऑन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट हैं। अब ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, तो इलेक्ट्रॉन इनमें से क्या करेगा, हर एक ऑर्बिट में नहीं, किसी एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। तो इसने, रदरफोर्ड ने ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, ये इसका मेन ड्रॉबैक था। तो इसके ड्रॉबैक को हम ऐसे कहेंगे, देयर मे बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट, द इलेक्ट्रॉन कैन रोटेट इन एनी ऑर्बिट ऑफ रेडियस। तो इसमें हम ये इसके मॉडल के मुताबिक कि इलेक्ट्रॉन जो होगा, तो इसमें किसी ऑर्बिट में भी क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। लेकिन प्रैक्टिकली अगर प्रैक्टिकली देखा गया तो ऐसा इम्पॉसिबल नहीं था। फिर ये कहा था कि रदरफोर्ड ने कि इलेक्ट्रॉन जो है, तो एक्सेलरेटेड टुवर्ड द सेंटर। किस वजह से इलेक्ट्रॉन सेंटर की तरफ एक्सेलरेट होते जा रहे हैं? यहां पर ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज, सॉरी जो एटम होगा, तो ये एटम का न्यूक्लियस, तो एटम के न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये एटम का न्यूक्लियस आ रहा है, तो यहां पर ड्रा कर लेता हूं मैं, एटम का न्यूक्लियस, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, कि इलेक्ट्रॉन जो होगा, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज, नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इस मॉडल के मुताबिक जब इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, तो इलेक्ट्रॉन ऐसा, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इस तरीके से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आता जाएगा, तो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि जब ये इसके साथ क्या करेगा, कोलैप्स कर जाएगा, एटम क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। प्रैक्टिकली ये भी क्या था, इम्पॉसिबल। तो ये क्या था, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का ये मेन ड्रॉबैक था, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का ये मेन ड्रॉ। अब अगर ऐसा हो, तो 10⁻⁸ सेकंड में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे एक्सेलरेटेड होगा, तो ये क्या कर देगा, ये कोलैप्स कर जाएगा, एटम्स खत्म हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हमें ये बताती है
कि अगर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड, किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाया जाए तो वो चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, वो एनर्जी लॉस करेगा। अब देखें, हमने ये कहा है कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है, यहाँ पर चार्ज पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है तो वो एक्सेलरेट हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्सेलरेट हो रहा है तो जब कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स सेंटर, कि ये चार्ज पार्टिकल है एक्सेलरेट हो रहा है टुवर्ड्स सेंटर, तो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल एमिट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। मींस कि यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज और यहां पर ये इलेक्ट्रॉन, तो ये एक्सेलरेट हो रहा है। जब ये एक्सेलरेट हो रहा है टुवर्ड सेंटर तो ये, अब यहां पर लेट्स सपोज इलेक्ट्रॉन यहां पर है तो इलेक्ट्रॉन ने यहां पर कुछ क्या कर दी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रिलीज कर दी। इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन ने और एनर्जी, अब इलेक्ट्रॉन यहां पर, इलेक्ट्रॉन है एनर्जी, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कंटिन्यूसली एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो अब यहां पर जितने इसके नजदीक आएगा तो इलेक्ट्रॉन यहां पर एनर्जी रिलीज करेगा। जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रिलीज हो जाएगी तो ये क्या कर देगा, कोलैप्स कर देगा। लेकिन ऐसा भी क्या है, इम्पॉसिबल नहीं है। ये क्या आ रहे थे, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक आ रहे थे। हमने जे थॉमसन को भी एक्सप्लेन किया बोहर्स ने। उसके बाद रदरफोर्ड में जो assumptions थी, जो इसके ड्रॉबैक थे, तो उनको भी बोहर एटॉमिक मॉडल में एक्सप्लेन किया। तो अब हम बात करते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल की। अब हम यहां पर बात करते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल की। तो बोहर एटॉमिक मॉडल ने जो assumptions थी, जो डिफिशियंसी आ रही थी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, तो उनको क्या किया, रिमूव किया। बोहर ने मेन पॉइंट इसका ये आ रहा है कि इसने स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स को एक्सप्लेन किया। स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन ऐसे किया कि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, कि यहां पर अगर एटम है, एटम, ये एटम का न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी, यहां पर इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करते हुए, तो इस तरीके से इसके साथ क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अब बोहर एटॉमिक मॉडल है, तो बोहर एटॉमिक मॉडल ने क्या एक्सप्लेन किया, इसने स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स को एक्सप्लेन किया कि एटम जो होगा तो एटम डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो इसका पहला हम इसके पोस्टुलेट एक्सप्लेन करेंगे यहां पर। तो इसके तीन मेन पोस्टुलेट आ रहे हैं बोहर एटॉमिक मॉडल, तो इसके तीन मेन पोस्टुलेट हैं। इन्हीं तीन मेन पोस्टुलेट को यहां पर एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट पोस्टुलेट इसका ये आ रहा है, फर्स्ट पोस्टुलेट ये होगा कि इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट, अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। कि यहां पर अगर न्यूक्लियस है, इसने भी कहा कि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इसने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन मूविंग, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर मूव करेंगे, तो ये जो ऑर्बिट होगा, ये जो पाथ होगा, तो ये सर्कुलर पाथ। अपनी आसानी के लिए हम ये कह सकते हैं कि इसने ये कहा था कि ये सर्कुलर पाथ जो होगा तो ये फिक्स्ड स्टेशनरी पाथ। अब जो रदरफोर्ड इसी चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि स्टेशनरी पाथ, लेकिन बोहर एटॉमिक मॉडल ने ये बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये इलेक्ट्रॉन एक फिक्स पाथ जो होगा, स्टेशनरी पाथ या सर्कुलर पाथ जो होगा, तो इसमें क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। अब हम ये लेते हैं कि ये हमारे पास अगर न्यूक्लियस और यहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, किसके, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, किस पाथ में, सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ कौन सा, जो कि फिक्स्ड है। स्टेशनरी पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज देखें, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज।
यहाँ पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो एक नेगेटिव चार्ज और दूसरा पॉजिटिव चार्ज ऑपोजिट चार्ज है, इन दोनों के दरमियान जो फोर्स होगी तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब यहां पर देखें तो हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां से रिवॉल्व कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी जो होगी तो टेंजेंशियल वेलोसिटी यहां पर फाउंड होगी, तो ये इसकी वेलोसिटी आ रही है इलेक्ट्रॉन की m जो होगा तो ये मास को रिप्रेजेंट करेगा, और यहां पर किस सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो इसका ये जो रेडियस होगा तो ये रेडियस r हमारे पास आ जाएगा। तो यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो प्रोड्यूस हो रही है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके इक्वल होगी, mv²/r के इक्वल होगी। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है तो ये बैलेंस हो रही है किस फोर्स की वजह से, तो यहां पर अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो रही है, इलेक्ट्रॉन और यहां पर दूसरा चार्ज कौन सा आ रहा है, प्रोटॉन या न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों फोर्सेस जो होंगी तो फोर्सेस कौन सी, हम एक लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसे लिख लें, F किसके इक्वल है, के, ए को हम ये कह लेते हैं कि ए के ऊपर चार्ज के जी, तो ऐसे लिख लें के जी, तो साथ ये लिख लें चार्ज क्या होगा, ए के ऊपर ई स्क्वायर ओवर क्या आ जाएगा आर स्क्वायर, और दूसरी फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स F इज इक्वल टू mv²/r, इसे हम ये भी लिख सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स भी कह सकते हैं। ये स्क्वायर लिख लें, दो चार्ज हमारे पास आ रहे हैं, या ई स्क्वायर लिख लें। अब यहां पर हम ये कहेंगे ये दोनों फोर्स देखें तो यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है, दूसरा ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी है, ये दोनों फोर्स एक दूसरे, इलेक्ट्रॉन जो स्टेबल है इस वजह से क्योंकि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और दूसरी हमारे पास जो फोर्स आ रही है तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलम्ब फोर्स, कूलम्बिक फोर्स, तो ये दोनों क्या कर रही हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, बैलेंस कर रही हैं, तो इसकी बैलेंस होने की वजह से ही क्या होगा, ये एटम स्टेबल होगा। जब ये बैलेंस करेंगी तो हम ये लिख सकते हैं mv²/r इज इक्वल टू के ई स्क्वायर लिख लें, के e²/r²। तो ये इसका फर्स्ट पोस्टुलेट था, तो फर्स्ट पोस्टुलेट दोबारा सुन लें, फर्स्ट पोस्टुलेट ये था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड अ न्यूक्लियस इन फिक्स्ड स्टेशनरी ऑर्बिट, फिक्स्ड स्टेशनरी ऑर्बिट, तो ये इसका फर्स्ट पोस्टुलेट था। सेकंड पोस्टुलेट की बात करते हैं। तो इसके सेकंड पोस्टुलेट की बात करते हैं। सेकंड पोस्टुलेट ये आ रहा है, अब ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन यहां पर अगर देखा जाए तो ये एटम है, एटम का न्यूक्लियस, और एटम के न्यूक्लियस में ये नंबर ऑफ क्या है, ऑर्बिट आ रहे हैं, नंबर ऑफ पाथ इसके सराउंडिंग में आ रहे हैं। अब क्वेश्चन ये था कि पहले तो इसने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा, लेकिन कौन से, ये तो नंबर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट आ रहे हैं, नंबर ऑफ सर्कुलर पाथ आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, किस सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा, तो इसको यहां पर ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन, सेकंड पोस्टुलेट इसका ये होगा कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसमें एंगुलर मोमेंटम जो होगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h कट। हम ऐसे लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट इन विच देयर एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h कट। कैसे, कि हम ये लिखते हैं मैथमेटिकली, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, L इज इक्वल टू mvr के इक्वल होता है एंगुलर मोमेंटम। तो देखें ये सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो मोमेंटम इसका एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। पोस्टुलेट ये था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा उन्हीं ऑर्बिट में mvr जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम इक्वल होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, ये इंटीग्रल मीन इंटीजर, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h कट, r ऐसे भी लिख लें
एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई भी लिखा जा सकता है कि एच कट जो होते हैं ये इक्वल होते हैं एच ओवर 2 पाई। एच इक्वल होते हैं प्लांक कांस्टेंट के और एच कट जो है तो ये रिड्यूस इसे रिड्यूस प्लांक कांस्टेंट कहा जाता है या मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ प्लांक कांस्टेंट कहा जाता है। अब ये जो हमारे पास ये कहा है कि n इंटीजर आ रहा है तो n इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। अगर n इज इक्वल टू 1 लें तो h ओवर 2 पाई, n इज इक्वल टू 2 लें 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा h ओवर पाई, n इज इक्वल टू 3 3 h ओवर 2 पाई। तो इलेक्ट्रॉन अब यहां से ये हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 तो इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व करेगा, n इज इक्वल टू 2 तो इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में, n इज इक्वल टू 3। तो अब कहां से स्टार्ट करेंगे? स्टार्ट हम न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस आ रहा है तो न्यूक्लियस के पास जो हमारे पास सबसे करीब जो हमारे पास पाथ होगा ऑर्बिट तो उसको n इज इक्वल टू 1, जो दूर होगा तो उसको n इज इक्वल टू 2 कहेंगे। तो अब सेकंड पोस्टुलेट को हम ऐसे कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व around a nucleus in only those orbit in which their angular momentum is equal to integral multiple of h cut or integral multiple of h over 2 pi के इक्वल हो। अभी यहाँ पर थर्ड पोस्टुलेट, तो थर्ड पोस्टुलेट को एक्सप्लेन करने से पहले मैं दोबारा जा रहा हूं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ये था कि जब इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली ऑसिलेट कर रहा था तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के मुताबिक जब इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करेगा तो वो क्या करेगा? एनर्जी रिलीज, एनर्जी लॉस करेगा। अब यहां पर हम ये कहते हैं कि थर्ड पोस्टुलेट ये होगा कि जब इलेक्ट्रॉन, सेकंड पोस्टुलेट या फर्स्ट पोस्टुलेट हम ये वहां पर ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा। अब इसमें हम ये कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो वो एनर्जी को इमिट नहीं करेगा। रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि एनर्जी क्या हो रही है? इमिट हो रही है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो एनर्जी को इमिट, एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। इसे हम ये कहेंगे नो एनर्जी इज रिलीज्ड, कि कोई एनर्जी रिलीज नहीं होगी। किस वक्त? जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। हाँ, एक तरीके से एनर्जी रिलीज हो सकती है। तो इसी पोस्टुलेट में हम ये देखते हैं, तो इस पोस्टुलेट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं कि हम ये कहते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियस आ रहा है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये सेकंड फर्स्ट ऑर्बिट n इज इक्वल टू 1, सेकंड n इज इक्वल टू 2, थर्ड n इज इक्वल टू 3 और फोर्थ जो आ रहा है n इज इक्वल टू 4 आ रहा है। अब फर्स्ट ऑर्बिट जो होगा तो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में अगर जा रहा है तो फर्स्ट ऑर्बिट जो होगा, जितना हम न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे तो उतने ही n इज इक्वल टू 1, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम, n इज इक्वल टू 2, यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो एनर्जी क्या होगी? ज्यादा। n इज इक्वल टू 3 तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहां पर और ज्यादा, n इज इक्वल टू 4। तो जितना ये न्यूक्लियस आ रहा है, जितना न्यूक्लियस से दूर होते जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती जाएगी? रिड्यूस होती जाएगी। तो अब ये कहा कि जितना हम न्यूक्लियस से अवे जाएंगे तो इस इलेक्ट्रॉन जो होगा तो इसकी एनर्जी उतनी ही क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। लेकिन जो इसका थर्ड पोस्टुलेट था, थर्ड पोस्टुलेट ये था कि अगर एक इलेक्ट्रॉन अपने ही n इज इक्वल टू 2 लें
इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है, इसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली क्या करे, रोटेट करे, तो ये कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। इसी पोस्टुलेट का फर्स्ट पार्ट ये है कि जब हम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दें वो लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में जाए। तो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में उस वक्त जाएगा जब उसके पास इतनी एनर्जी होगी कि वो दूसरी एनर्जी के साथ मैच कर जाए, कि n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 3 में इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी वक्त जाएगा कि जब इस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी आ जाए कि n इज इक्वल टू 3 के बराबर हो, तो ये इलेक्ट्रॉन दूसरी स्टेट में जाएगा। मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूं कि लेट्स सपोज हमारे पास दो एनर्जी स्टेट हैं, एक हमारे पास E1 और दूसरी एनर्जी स्टेट ये E2 आ रही है, और थर्ड एनर्जी स्टेट ये आ रही है E3। फर्स्ट एनर्जी स्टेट जो होगी तो इसको ये कहा जाएगा कि ये ग्राउंड एनर्जी स्टेट है। E2 जो होगी इसे ऐसे कह लें, ये E0 है, ये E1 और ये E2 एनर्जी स्टेट आ रही है। ग्राउंड एनर्जी स्टेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यही वाला जो पाथ है, तो इसको मैं ये जो पाथ है यहां पर ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूं समझने के लिए कि अब यहां पर इन दोनों के दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस होगा, तो ये एनर्जी का डिफरेंस क्या आएगा, डेल E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, E1 माइनस E0 आ जाएगा। तो E1 माइनस किस वजह से कि अभी यहां पर ये कहा कि जितना न्यूक्लियस से अवे मूव कर रहे हैं तो इसकी एनर्जी क्या होती जा रही है, इंक्रीज। तो ये हमारे पास अगर ग्राउंड एनर्जी स्टेट से हम जाते अपर जाएंगे तो इसकी एनर्जी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। अब यहाँ पर एनर्जी क्या है, ग्राउंड एनर्जी स्टेट, तो ग्राउंड एनर्जी स्टेट में इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कम होगी, लेकिन जब हम ये कहते हैं कि इसको एनर्जी दें, इसको एनर्जी कैसे देंगे, क्वेश्चन तो ये है कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कैसे देंगे। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देने के लिए हम यहाँ पर इसके ऊपर क्या करेंगे, फोटोन बम्बार्ड करेंगे। फोटोन की एनर्जी क्या होगी, E इज इक्वल टू HF। अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले, इलेक्ट्रॉन यहां से इतनी एनर्जी कितनी, यहां पर ये जो एनर्जी गैप आ रहा है, इस गैप जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले कि डेल E इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले, E1 माइनस E0 इस डिफरेंस इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से ये इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर चला जाएगा, तो ग्राउंड स्टेट से दूसरी स्टेट में E1 में चला जाएगा, जिसे फर्स्ट एक्साइटेड। अब दूसरी स्टेट जिसमें इलेक्ट्रॉन जंप करके जा रहा है तो वो वाली स्टेट कौन सी होगी, एक्साइटेड स्टेट। अगर इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी यहां से इस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दी जाए तो ये एनर्जी इक्वल हो इसके E2 माइनस E0 के इक्वल हो, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके इसमें चला जाएगा, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन सेकंड एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा तो देखें इसका पोस्टुलेट क्या था, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। पोस्टुलेट इसका ये था कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिवाल्व, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी ना ही लॉस करेगा, किस वक्त लॉस नहीं करेगा, जब ये फिक्स्ड स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन अब सिचुएशंस डिफरेंट हो गई है, अब हमने ये कहा है कि इलेक्ट्रॉन जब लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में जाए तो किस वक्त जाएगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करके जाएगा। तो इसका फर्स्ट पार्ट, थर्ड पोस्टुलेट जो होगा, तो इसके फर्स्ट पार्ट को ऐसे एक्सप्लेन करें कि जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी जाए तो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में जाएगा, तो लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्यों जाएगा, अगर वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट की तरफ आ रहा है कि यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट की तरफ आएगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ये एनर्जी जितनी इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की थी तो उतनी ही एनर्जी को क्या करेगा, ये लॉस करेगा। किस वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जब आएगा तो E0 जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी आ रही है, तो इस इलेक्ट्रॉन के पास जितनी एनर्जी होगी तो ये इतनी एनर्जी छोड़ देगा, और बाकी इसके पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी आएगी तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी को यहां से क्या कर देगा, रिलीज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, और फोटॉन्स की फॉर्म में ही ये क्या कर देगा, इमिट कर देगा।
अब हम इसको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि इलेक्ट्रॉन जब लोअर ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में जा रहा है तो क्या कर रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब करके जा रहा है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ आ रहा है तो यहां से क्या करेगा, जो उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी होगी तो उस एक्स्ट्रा एनर्जी को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। जब एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज होगी तो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिट की तरफ आएगा। बोहर एटॉमिक मॉडल 3 पोस्टुलेट को एक्सप्लेन किया। फर्स्ट पोस्टुलेट में स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स को एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, न्यूक्लियस के गेट सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, और वो सर्कुलर ऑर्बिट जो होंगे क्या होंगे, फिक्स स्टेशनरी सर्कुलर ऑर्बिट। सेकंड पोस्टुलेट कि इलेक्ट्रॉन जो होगा तो उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा किसके इक्वल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच कट के। थर्ड पोस्टुलेट इसका क्या होगा, थर्ड पोस्टुलेट ये होगा कि इलेक्ट्रॉन अगर फिक्स स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो कोई एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट की तरफ जा रहा है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके जाएगा, और जब हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट की तरफ आएगा तो वो एनर्जी क्या करेगा, जो इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की थी तो उस एनर्जी को रिलीज कर देगा। तो ये था बोहर एटॉमिक मॉडल। तो आज के लिए इतना काफी है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो इसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होगी, एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन करेंगे रेडियस, और उसके साथ साथ हम एनर्जी को फाइंड करेंगे कि एनर्जी क्या होगी, एनर्जी के लिए रिलेशंस फाइंड करेंगे।